ये क्लास कल हमने मोस्टली चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है जॉब सेटिस्फैक्शन। हमने कर लिया था। प्रोजेक्ट का अभी मैं टॉपिक आपको सेंड नहीं कर पाई हूँ। मैं आज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रोजेक्ट भेज दूँगी। कल मुझे टाइम नहीं लगा। हाँ जी, हमारा है ये हमने कर लिया था। हाँ, यहाँ से हमें करना था। ये हमने कर लिया तो यहाँ से हमें कवर करना था। पेज नंबर 44। What are the benefits of occupational health care and safety measures? तो व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य की देखभाल और सुरक्षा के उपायों का क्या महत्व है? आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो जो बच्चे नहीं कर पाए हैं वो भी कर सकते, उनको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। एंड जो बच्चे बीच में क्लासेस नहीं कर पाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइव क्लास वैसे तो अटेंड करनी है, पर इस बार हमने सोचा है कि आपको जो टाइम टेबल मिला है, मैं पहले थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूँ। आपके टाइम टेबल में आपको जैसे आपके टीचर्स ने भेजा होगा, 3 क्लासेस जो हैं वो आपकी थ्योरी की है और एक क्लास प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल वाली है। तो जो थ्योरी वाली क्लास है उसमें तो आपका थ्योरी की पढ़ाई होगी, और जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वाली क्लास है अब उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स हम डिस्कस करें। और मतलब इस वीक तो हम उसी में वही ले रहे हैं, थ्योरी की क्लास ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारी लास्ट वीक क्लास नहीं हो पाई थी। और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे, तो वो उस दिन हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। टेबल्स जो भी मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी वो करेंगे। इवन जो हम वीकली प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं हम उसके बारे में भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट हो रही है उसके बारे में। तो कोशिश करिए कि आप लाइव क्लास ही अटेंड करें। इवन बहुत 32-34 से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं आ रही है हर क्लास की, तो आपकी अटेंडेंस पहले तो आपने इम्प्रूव करनी है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को इन्फॉर्म करिए। मैं बार बार ग्रुप पे भी डालती हूँ कि क्लास मिस ना करें, क्लास ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि जो चीज़ क्लास में उस टाइम पे डिस्कस हो जाती है सबके सामने, वो चीज़ बाद में कवर करना और एज इट इज़ कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। मतलब मैं आपको अगर भेजना भी है तो मैं फिर या तो जिस दिन घर से क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग जा सकती है, या फिर जो है आपको थोड़ी सी समरी टाइप हम दे सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेटर यही होगा कि आप थोड़ा डिटेल में और पूरी लाइव क्लास अटेंड करें, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है और आपके डाउट्स उसी टाइम पे क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन प्रायोरिटी हमारी यही है। 45 मिनट्स की क्लास है, जो हमें स्टैंडर्ड्स गिवन है, जितने टाइम लिमिट है हम उसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले रहे। तो बाकी का टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने काम पे। और प्लीज़ कोशिश करिए कि आप लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अटेंड करें। ठीक है, बैक टू दिस व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य की देखभाल और सुरक्षा के उपायों का महत्व। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य से होने वाले लाभ कर्मचारी और संपूर्ण संस्था नियोक्ता दोनों के लिए है। यानी कि जो ये दोनों ऑर्गेनाइज़र जो है, जो ऑर्गेनाइजर आपका हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और जो एम्प्लॉय होता है, यानी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर, जो जॉब देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसके लिए भी, और जो है एम्प्लॉई के लिए भी, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बेटर हेल्थ एंड अर्निंग कैपेसिटी। जब एक
एम्प्लॉय जो है उसकी हेल्थ सही होगी तो उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, वो इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा। अगर कोई बिना इंटरेस्ट के काम करेगा या बीमार है और उसको आप ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी और वो काम में गलतियाँ ज़्यादा होंगी और वो काम सही से नहीं करेगा। ठीक है, अब नहीं करेगा तो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो उसकी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर हम हेल्थ पे फोकस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे फोकस करते हैं, तो फिर जो है वर्क लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा इम्प्रूव हो जाता है। दुर्घटना और अन्य किसी अस्थायी या स्थायी अपंगता की रोकथाम, तो हम इससे जो है टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी, कुछ लोग क्या होते हैं बीमार हो जाते हैं या कुछ लोगों को कोई ना कोई डैमेज हेल्थ को पड़ जाता है, जैसे कुछ और कुछ नहीं तो जो लोग ज़्यादा सिटिंग जॉब करते हैं उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई है, जिसमें उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम होती है और उनको वो बैठने में उनको दिक्कत आती है। तो इसीलिए वो चीज़ जो है वो उनकी वर्क क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स या डिसेबिलिटीज़ परमानेंट या टेम्परेरी जो है उसे रोका जा सकता है अगर हम हेल्थ केयर पे फोकस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे। बेहतर मनोबल और अधिक उत्पादकता, तो मैंने आपको कहा कि लोग मोटिवेटेड रहेंगे, उनका मोराल अपवर्ड रहेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता जो है वो सही रहेगी। So for organization employer there are several advantages अब that translate into financial benefit due to, अब यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस एब्सेंटिज्म, अब लोग बीमार कम पड़ेंगे, हेल्थ सही है तो वो आएंगे, रोज़ आएंगे, और जिस वजह से अपने काम को नहीं स्किप करेंगे, तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय कीपिंग द वर्क फोर्स हेल्थी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन कोर बिजनेस, जिससे हमसे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे वो लोग अपने काम को लेकर। रिड्यूस रिस्क एंड लॉस एंड कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, किसी के जैसे कि अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई जो है किसी को कोई डिसेबिलिटी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कई बार उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें या केस को लेकर जो उनके जो होते हैं वो, जैसे इसमें लिखा हुआ है संकट और मुकदमे के में खर्चे में कमी, तो कई बार क्या होता है किसी को कोई डैमेज हो गया, किसी के कोई इंजरी हो गई, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे केस हो सकता है। तो उन सब चीज़ों को बार बार वहाँ पे कोर्ट की हेयरिंग में जाना और उन सब पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा करना पड़ता है उन्हें, वो सब उनका बच सकता है। चिकित्सीय और कानूनी दावों में कमी, तो इन सब के अभी इंसिडेंट्स कम होंगे, लोगों को मुआवजा कम देना पड़ेगा। बेटर स्टाफ अटेंडेंस एंड रिटेंशन, लोग नौकरी छोड़कर कम जाएंगे, काम पे ज़्यादा रहेंगे और काम सही रहेगा, उन्हें बार बार किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा और बार्गेनिंग में को लेकर कुछ इनको नहीं करना पड़ेगा। इम्प्रूव स्टाफ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, वही बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है इसमें। वो ओवर एंड ऑल जो है ये यही चीज़ें इसमें कि आपने इस पे फोकस करना है कि हेल्थ अगर एक इंसान की सही है तो वो काम स्किप नहीं करेगा, काम स्किप नहीं करेगा तो काम पे फोकस रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, रोज़ आने के लिए मोटिवेटेड रहेगा, और फिर कंपनी को इससे फ़ायदा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और एरर्स, जो गलतियाँ जो करता है एक इंसान वो उतनी कम करेगा, क्योंकि वो काम को लेकर इंस्पायर्ड रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। सो इफेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम फोकस ऑन 6 एलिमेंट्स, तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ के 6 तत्व हैं। ठीक है, 6 तत्व, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ जब आप की बात करते हैं तो आप किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, तो कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन किया जाता है। तो पहली चीज़ है असेसमेंट ऑफ वर्क साइट सेफ्टी, तो कैसे आप इंश्योर करेंगे ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ को कि आप जो जहाँ पे भी कोई आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे सेफ़ एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है। जैसे कि मैं आपको बोल चुकी, सेफ़ एनवायरनमेंट यानी कि जो भी इंसान आपकी प्रेमाइस में, आपके ऑफिस में एंटर करता है तो वो सेफ़ फील करे, उसे किसी भी चीज़ को लेकर ना साइकोलॉजिकल, ना मेंटल, ना फिज़िकल, किसी भी तरीके का उसको डर ना फील हो, उसको जॉब का खतरा भी ना फील हो, उसको कोई इंजरी का खतरा भी ना फील हो, या उसे किसी भी तरीके का डैमेज का खतरा ना फील हो। तो वो चीज़ को आपने इंश्योर एज एन एम्प्लॉयर करना होता है। ठीक है, तो जॉब सेफ्टी हमने हैज़ार्ड्स पढ़े थे, खतरे कितने प्रकार के होते हैं, वो सब खतरों का अगर आप रोकेंगे, एनालाइज करेंगे और मिनिमाइज़ करेंगे। एनालाइज यानी पता करेंगे क्या क्या हो सकते हैं और फिर उनको जितना हो सके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हैज़र्ड्स, वही ऊपर जो हमने बात की, हैज़ार्ड्स को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, पहले तो होने से रोकना, और अगर कभी हो जाता है तो फिर उसको उसका एक सोल्यूशन ढूंढना। ठीक है। नेक्स्ट है हाँ जी, खतरों की रोकथाम और नियंत्रण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों से संबंधित स्टाफ का प्रशिक्षण। तो जो भी लोग होंगे, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको हेल्थ, कैसे हेल्दी अपने हेल्थ मेंटेन करके रखना, कैसे अपनी सेफ्टी इंश्योर करना, उस चीज़ की ट्रेनिंग देना, उस चीज़ के बारे में उनको साथ बात करना। हो सके तो जैसे कि अगर कैसे हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, कैसे वर्क प्लेस पे काम करना है, वो सब का उनको बताना। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रबंध समिति की प्रतिबद्धता, तो यानी कि जो आपकी कमिटमेंट टू दी कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कि इंश्योर करता है कि जो भी काम दिया गया है, जो भी किसी भी एम्प्लॉय को काम दिया गया है, वो सही तरीके से बिना किसी उसकी हर्डल या हैसल के कंप्लीट हो जाए, यानी गोल्स अचीव हो जाए। अब वो उनकी प्रॉब्लम होती है, उनका काम है, उनकी ड्यूटी है कि वो कैसे ये चीज़ को इंश्योर करते हैं। ठीक है। तो कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं, वो जो डिपार्टमेंट है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, हर चीज़ को, हेल्थ और सेफ्टी में एम्प्लॉयज़ की भागीदारी। एक होता है कि आप सिर्फ इसके फॉर्मेलिटी से एक आप कर रहे हैं, बट दूसरा इसमें होता है कि आप उन सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन उनकी मैक्सिमम है, ताकि वो जो भी उनको ट्रेनिंग मिल रही है वो सच में उसको फॉलो करें, ना कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए काम करें। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड हेल्थ काउंसलिंग इंक्लूडिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यही जो ऊपर आपका ट्रेनिंग और स्टाफ एंड सेफ्टी इशू, तो हेल्थ एंड सेफ्टी में ये थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो ये चीज़ इसी का पार्ट हो जाएगी कि उनको हेल्थ काउंसलिंग देनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए देनी चाहिए, और अगर किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसको भी रिजॉल्व करने के लिए उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमने इंडिकेशन ऑफ डेंजर, सिंबल्स और सब्सटेंसेस, ये हम अगर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें पता होना चाहिए कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव होने का खतरा है तो वहाँ पे डियर डेंजर का सिंबल होता है। हाईली कोई इन्फ्लेमेशन, जैसे कोई पटाखे की फैक्ट्री है या कोई पेट्रोलियम फैक्ट्री है तो वहाँ इन्फ्लेमेबल का होना चाहिए। आप इवन जो आपके पेट्रोल स्टेशन होते, हाँ, पेट्रोल स्टेशन होते हैं, फ्यूल स्टेशन होते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ पे ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका है आविशी, यानी कि टॉक्सिक है, ये जो भी केमिकल्स वाली फैक्ट्रीज होती हैं, आपको वहाँ पे ये सिंबल देखने को मिलेगा। हार्मफुल इरिटेंट, यहाँ ये भी केमिकल्स वाली फैक्ट्री जहाँ पे आपको गैस लीकेज है, इनसे रिलेटेड कुछ मिलेगा जिससे इरिटेशन हो सकती है, तो वो सब आपको सिंबल्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें कुछ करोसिव कोई केमिकल्स हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, उसमें वहाँ पे आपको मिलेगा। पर्यावरण के लिए जो खतरनाक है, तो ये चीज़ डेंजरस हुई है एनवायरमेंट, तो इन सबको अच्छे से डिकम्पोज करके ही आगे करना चाहिए डिस्पोज। मैम हाँ जी। मैम ये वाला वापस समझा दो। ये सिंबल्स बेटा लगे होते हैं, ये जहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस जो भी अलग अलग तरीके की होती हैं, तो वो लोगों को दूर रखने के लिए, ताकि डेंजर ना, ताकि लोग बचे रहें। जैसे हमने इंजरीज़ की बात की ना, तो जो हमने इंजरी या डैमेज की बात की, तो वो कैसे रोक सकते हैं? जब आप लोगों को पता होगा कि ये जो जिस एरिया, जैसे कोई एक्सप्लोजिव केमिकल रखा हुआ है, कोई भी एक्सप्लोजिव चीज़ जैसे पटाखे वगैरह की फैक्ट्री है, या कुछ ऐसा चीज़ जो जैसे कि गैस सिलेंडर है, तो वो चीज़ को आपने वहाँ पे जिस एरिया में वो पड़ी है वहाँ पे आप लिख देंगे कि ये एरिया थोड़ा यहाँ पे कॉशन के साथ जाइए। यहाँ पे जैसे लोग स्मोक करते हैं, तो कई बार कोई एम्प्लॉय स्मोकर है, तो वो चीज़ वो उसको पता नहीं है, तो वो वहाँ करेगा तो वो चीज़ फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इन सब को इंडिकेट करने के लिए ये सब सिंबल्स लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को कोई भी तरीके का डैमेज, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो ये सब किस तरीके का डैमेज उन्हें ना हो सके, तो उसको ले उनको मैम ट्रेनिंग कोरोसिव देना। क्या है? हम्म। कोरोसिव। कोरोसिव बेटा केमिकल्स होते हैं कोरोसिव, जो कि आपको कर सकते हैं
जिससे, जैसे कि कोरोजन आपने पढ़ा होगा साइंस में तो बच्चों, आप तो कोरोजन क्या होता है? जैसे जैसे हाथों, हाँ, तो जैसे हाथों पे डैमेज हो, स्किन को डैमेज हो सकता है। अगर आप कंज्यूम कर लो कोई ऐसी चीज़ आपने कुछ और समझ के, तो आपके आप खा नहीं सकते हो, इनएडिबल होते हैं, उससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब केमिकल्स से रिलेटेड ही हैं ये सारे सिंबल्स, अलग अलग तरीके के। ठीक है, अब आया समझ? यस मैम, आ गया। नेक्स्ट है अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स का हमारा मतलब क्या था? तो इसमें जैसे पहले तो डेफिनेशन आती है, सबसे पहले मेन होती है अर्गोनॉमिक्स। सर ये आपको सबको पता होना चाहिए कि अर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अर्गोनॉमिक्स दो वर्ड को मिलाकर बना है। अर्गोन यानी कि काम, और नॉमिक्स यानी कि प्राकृतिक नियम, यानी कि नेचुरल लॉज के साथ जब हम काम करते हैं तो उसको अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग यानी कि जब हम मशीन्स और ह्यूमन की आपस में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अर्गोनॉमिक्स टर्म हम यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में, जैसे आप बेसिक डेफिनेशन आप स्टार्ट ऐसे करेंगे कि अर्गोनॉमिक्स क्या होती है। अर्गोनॉमिक्स दो वर्ड को मिलाकर बना है, अर्गोनॉमिक्स। अर्गोन का मतलब होता है वर्क यानी कार्य, और नॉमिक्स का मतलब होता है नेचुरल लॉज यानी कि प्राकृतिक नियम। ठीक है, इसको हम ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, या फिर अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स, तो वो भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि मशीन्स और जो इंसान है उसके आपस में कैसे संबंध है उसके बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कॉल आ रही है। हेलो। हम आपकी बात इको हो रही है। बेटा कॉल आ रही है वो इसलिए हो रही है। हाँ हेलो। जी, हेलो। हाँ। हाँ हाँ जी, जी, सुमिति मैम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक विशु है। मैम भी हाँ ज्वाइन जी। किया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी मैम, बच्चों, हाँ जी मैम बोलिए। ये मैम ने बताया अभी आपको अर्गोनॉमिक्स, इसका क्या मतलब बताया अभी एक बार मेरे को फटाफट बता दो ये, जब तक मैम अपनी कॉल ले लेती हैं। मैम, वर्क विद नेचर। वर्क विद, नेचर लॉज। वर्क विद हाँ नेचर। हाँ, नेचुरल वे में जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ergonomics। अर्गोनॉमिक्स। वेरी गुड। तो फिर मतलब इसका इसमें ये बोल रहा है कि जब भी किसी कार्यस्थल को सुगम एवं कुशल बनाना होता है ना, तो ऐसे सभी कारकों एवं लोगों के गुणों को विकसित करना जो कार्य की कुशलता को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, अपने अपने कार्यस्थलों पर कार्य करते समय लोगों का किए जाने वाला अध्ययन तय की व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को, कार्य करने की विधियों को, इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को और पर्यावरण के साथ उनके जटिल अंतर संबंधों को समझा जा सके। मतलब जैसे मशीनें वगैरह होती है उनका तो उपयोग किया ही जाए, लेकिन जो एक पर्यावरण के जो साधन होते हैं ना, मशीनों में, मानव में, मतलब मशीन, मानव और जो पर्यावरण संबंधी चीजें होती हैं उन सबको मिलाकर उनमें एक अच्छा संबंध बनाकर जो कार्य किया जाता है। ठीक है, आया समझ बेटा? यस मैम। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, फिर इसमें लिखा हुआ है नीड फॉर अर्गोनॉमिक्स, कि इसकी आवश्यकता, अर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हमारा, कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावना को कम करना या उसकी गंभीरता को कम करने के लिए। अगर अच्छा, आप यही देखो, अगर हम कोई खाने, हमारा जो खाना खान पान होता है, खाने की चीजें होती हैं, है ना, जो हमारी फूड होता है, अगर हम नेचुरल चीजें ज्यादा खाएं
वो हमारे लिए अच्छी होती है, या फिर अगर हम मतलब बाहर की चीजें जो हमारी ये फास्ट फूड होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है, नेचुरल चीजें अच्छी होती हैं, है ना। उसी तरीके से जब कहीं किसी का कार्यस्थल पर काम किया जाता है, तो वहां पर अगर नेचुरल तरीके से काम किया जाए, ज्यादा मशीनों का उपयोग ना किया जाए, अगर वो जितना हद तक हो सकता है उसको नेचुरली काम को किया जाए, तो वहां पर चोट लगने का भी क्या होता है, चोट लगने की भी संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है। हाँ। मैम एक एग्जाम्पल से बता दो। एक एग्जांपल से बेटा आप ये देखो, अगर कोई मतलब जैसे ये होता है कोई भी आप फैक्ट्री समझ लो, फैक्ट्री वगैरह में जैसे लोग काम करते हैं ना, वहां पे जैसे मशीनों वगैरह में आपने फिल्मों में भी देखा है और वैसे भी देखा है कि कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है, जो मजदूर होता है, जो काम करने वाला वर्कर होता है, कई बार वो गिर जाता है, उसके चोट लग जाती है, हाथ कट गया, पैर कट गया, ऐसा होता है ना कंपनी जो फैक्ट्रियां होती हैं उसमें, है ना। और जैसे आप बिल्डिंग का ही एक एग्जांपल ले लो, जैसे कहीं बिल्डिंग बन रही है आपके आसपास, ठीक है, वहां पर अगर आप नेचुरल तरीके से काम करोगे, जैसे ये जो वर्कर्स होते हैं वो ईटेड होते हैं ऊपर से लेकर नीचे, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें गंभीर चोट लगने की संभावना कम रहती है। यहाँ तक कि जो वे मशीनें होती हैं वो बड़े बड़े जो हमारे क्रेन वगैरह होती है उसमें क्या करते हैं, उठा उठा के सामान करते हैं, तो कभी कभी मशीन भी क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है, और वो गिर भी सकती है उससे चीजें, है ना। हाँ, तो वो चीज है। हाँ जी। आगे समिति मैम आ गई है। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कि मैम ने बताया कि हम नेचुरल लॉज के साथ जब हम काम करते हैं तो वो अर्गोनॉमिक्स में काउंट होता है। तो अर्गोनॉमिक्स के आपको जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप कोई ले सकते हो। जैसे आप नॉर्मल हम देखें कि आपका बॉडी का पोस्चर जैसे मेन हम लेके चले, आप किचन में जैसे कोई हाउसवाइफ काम करती है तो उसके किचन की डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, जो उसकी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो जो भी इंसान किचन में वर्क कर रहा है उसकी हाइट ज़्यादा है और स्लैब जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उसको काम करने में प्रॉब्लम होगी, उसको झुक के काम करना पड़ेगा, तो जिस वजह से उसको इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जब कोई एक शॉर्ट हाइट वाली कोई इंसान है और वो उसका जो वर्क प्लेस है, वर्किंग जो स्लैब है या वर्किंग का जो भी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो उसको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ काम करने के लिए। तो इसीलिए जब भी आप अपने वर्क प्लेस को डिज़ाइन करते हैं, जैसे काम करते हैं, वो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर, जो नेचुरल का मतलब हुआ कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करें और उसको मॉडिफाई करें। सिंपल इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप चेयर लेते हैं, आपकी चेयर जो है, चेयर पे आपका पॉस्चर, आप जब भी बैठते हैं आप चेयर पे तो पॉस्चर आपका सही होना चाहिए। आपकी चेयर की हाइट इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए कि आपके पैर जो है वो बिल्कुल ग्राउंड को टच करें, क्योंकि अगर वो जो है नहीं करेंगे आपको, जिस वजह से आपकी बॉडी की जो पॉस्चर या एंगल होगा आपके जो आपके फीट का, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा या वो आपका उसमें एयर में रहेगा, तो जिस वजह से क्या होता है। एग्जांपल दूं हाँ जी। मैम, जैसे अगर मैम कोई 7th क्लास का है, फिर मैम कोई 17 ईयर्स का कोई बच्चा है और उसे हम फर्स्ट क्लास के बेंचेस पे बैठाएं तो मैम हाँ सेम। अनकंफर्टेबल फील यस। करेगा। तो इसीलिए और जब हम इसमें देखते हैं क्लासेस में भी जो बेंचेस इसी के एज के अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वो इसमें ऐसे भी, जैसे सुमिति मैम, जैसे मतलब कोई एम्प्लॉय होता है जिसका सिर्फ चेयर पे ही बैठने का काम होता है, जैसे आप बैंक कर्मचारी को ही समझ लो, पूरा दिन उनका काम जो होता है चेयर पे बैठने का ही होता है, लेकिन अगर बेटा उनकी चेयर जो होगी पूरा दिन, जैसे वो बैठ के काम करते हैं, उनका तो वही काम है बैठ के ही काम करने का, अगर उनकी चेयर अच्छे तरीके की नहीं होगी तो उनका क्या होगा, बहुत जल्दी उनकी जो पीठ होगी, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर उनका पोस्चर अच्छा नहीं होगा, चेयर उनकी सही तरीके की नहीं होगी जिस पर वो मतलब अच्छी तरीके से बैठ के काम करें पूरा, क्योंकि उनको ये है 5 से 7 घंटे बैठना पड़ता है, वो चीज इसी, है। हाँ, इवन जो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे हाँ आपका हाँ आई साइड बिल्कुल इस तरीके से अपने टेबल आपका अरेंज होना चाहिए कि आपका जो भी जिस बिल्कुल पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको बिल्कुल आपका 180 डिग्री का एंगल बने आपकी आईज के साथ, तो ना तो आपको बिल्कुल झुकना बिल्कुल। पड़े और ना आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा होकर देखना पड़े, जिससे हम इंजरी को प्रिवेंट
कर सकते हैं। कर इसी सकते हैं, तरीके से बाकी भी जैसे भी आपके वर्क प्लेस में जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जो हम कह रहे थे ना मशीन के साथ, मशीन का मतलब है जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी जिस तरीके का आपका नेचुरल जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके बीच में आपकी रिलेशनशिप नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो है वो इतना इस तरीके से ना हो कि आपकी बॉडी उस वजह से ख़राब हो जाए, उस वजह से आपकी बॉडी को अफेक्ट हो और आपको चोट लगने का या किसी भी तरीके का हेल्थ हज़ार्ड होने का खतरा हो। तो चाहे आपकी मशीन्स की, हमने बड़ी बड़ी मशीन्स की भी हम बात करें, वो भी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए। और इवन जो हम नॉर्मल मशीन्स यूज़ करते हैं जैसे सिंपल लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, हम चेयर्स यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, इवन ब्लैक बोर्ड भी। अगर आप सिंपल देखें क्लास टीचिंग के टाइम पे अगर ब्लैक बोर्ड जो है वो टीचर की हाइट से जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो उसको लिखने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, हम स्लाइडिंग वाले जो है ब्लैक बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि टीचर अपने हाइट के अकॉर्डिंग ब्लैक बोर्ड्स को एडजस्ट कर सके। तो ये एक इसका एर्गोनॉमिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है कि जब हम जो है जो भी मशीन्स हैं उनको अपने बॉडी यानी अपने नेचुरल लॉज के हिसाब से एडजस्ट करें। समझ आया? देखो सिंपल चेयर में अभी आप देखोगे चेयर्स में भी उसमें वो लगे होते हैं, लीवर्स लगे होते हैं कि आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं, चेयर जो है ऊपर की तरफ रखते हैं, जिनकी हाइट कम होती है वो चेयर्स को नीचे डाउन कर लेते हैं। क्लियर है सबको एर्गोनॉमिक्स का? बेटा ये क्वेश्चन आपका आता है, हर बार आएगा। तो नीड फॉर एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ आनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली नीड क्या है, इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इससे हेल्थ कैसे मेंटेन होगी, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ सीवियरिटी ऑफ वर्क इंजरीज। तो वर्क प्लेस में आपकी इंजरीज या कोई भी हेल्थ हज़ार्ड कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। जैसे मैंने आपको स्पॉन्डिलाइटिस का एग्जांपल दिया था कि स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिव। एक और चीज़ इसमें वर्क एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होता है। तो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट का मतलब जैसे कि आपकी वेंटिलेशन सही है। नेचुरल लॉज का मतलब क्या होता है कि आप प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कमरे में काम करें जहाँ पे लाइट सही नहीं है, अंधेरा है, तो आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे, गलतियाँ ज़्यादा करोगे, ठीक है, और हो सकता है कि आप ट्रिप करके गिर भी जाओ वहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप क्या कर रहे हो, अपनी वर्क एनवायरनमेंट सही रख रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की उत्पादकता जो है वो बढ़ जाती है, एरर्स गलतियाँ कम होती है और इंजरीज या रिस्क जो आपको चोट लगने का खतरा जो होता है कम होता है। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स इज एन इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी टूल दैट एड्रेसेस मैटर रिलेटेड टू हर चीज़, वर्क प्लेस, वर्क स्टेशन, टास्क डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ वर्क मेथड, काम करने का तरीका भी इसमें इंक्लूड होता है। एक वर्क प्लेस और वर्क स्टेशन भी आता है। इक्विपमेंट डिज़ाइन, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड का आपको एग्जांपल दिया, आप उसको चेंज कर सकते हो। फैसिलिटीज़ जो आपको मैंने बताया कि आपकी जो रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कितना ईजीली आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम इजी की बात करते हैं तो आपका काम कितना इजीली हो सकता है। आपका जैसे सिंपल आपका लैपटॉप है, आपका लैपटॉप जो है वो जल्दी वर्क करता है, ऐसा स्लो विंडो नहीं है उसमें, वह फास्ट वर्क करता है। इंटरनेट फैसिलिटी सही है वहाँ पे कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपका काम डिले नहीं होता। तो ये भी फैसिलिटी भी आपके एर्गोनॉमिक्स में ही आती है। फिर मैंने एनवायरनमेंट की आपको बात की कि लाइटिंग वगैरह, वेंटिलेशन, एयर, जैसे कि मान लीजिए बहुत गर्मी है अगर कहीं पे किसी रूम में, तो वो आपके वर्क की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ों का भी उसमें ध्यान दिया जाता है। तो ये सब जो है एर्गोनॉमिक्स में आता है। तो इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस बाय इंक्रीजिंग जॉब, जो इंसान को ज़रूरत है, एक इंसान को काम करने के लिए जिस तरीके के एनवायरनमेंट की, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उन सब का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए इसमें जॉब इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस हम उसमें एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स क्या है, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ इंजरी, एक्सीडेंट कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, गलतियां कम होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज एब्सेंटिज्म ड्यू टू इल हेल्थ, एक्सीडेंट एंड स्ट्रेस। अब गर्मी है या हेल्थ के कोई इफेक्ट होने की वजह से या सिंपल आपकी बैक एक होने की वजह से आप जो है वर्क स्किप नहीं करते हो, आप काम पे रोज़ जाते हो, जिससे आपकी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इम्प्रूव मोराल ऑफ वर्कर, जब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है तो वो भी इंसान भी खुश होकर काम करता है। समझ आया? तो ये आपका जो है ओवरऑल
जो आपका एर्गोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, क्लियर है एर्गोनॉमिक्स सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक लास्ट आपका टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता ही होगा सबको, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा? बेटा ज़्यादा डिले मत करो, हमारी लिमिटेड टाइम की क्लास होती है। हम एक किसी भी काम को अपने क्रिएटिव न्यू इनोवेटिव मतलब इनोवेट करके किसी भी आइडिया को काम करना। हाँ, कोई भी या काम में कोई भी काम करने के तरीके को चेंज करना। आप चाहे आप, नयापन लाना उसमें। हाँ, नयापन लेकर आना। ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। अब क्या एक पर्सन जो कि जॉब कर रहा है किसी के अंडर, वो एंटरप्रेन्योर हो सकता है? यस मैम। हाँ, कैसे हो यस सकता मैम। है? मैम वो अपने काम कि को मैम वो इनोवेटिव वे में करे तो उसका काम हो सकता है। हाँ, बेटा तो जब कोई एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा अपना माइक म्यूट कर लिया करो, फिर सुनाई नहीं देता है, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को? उद्यमिता। ठीक है, तो सिंपल से पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स में डेफिनेशन आ जाती है। उद्यमिता, या फिर सिंपल ये करेंगे डैश, एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का काम है। आप देखेंगे उद्यम, उत्पाद या सेवा, या तो आप कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उद्यम। उत्पाद यानी आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, या फिर कोई सेवा या कोई सर्विस डेवलप कर रहे हो, चाहे आप खुद की कर रहे हो या आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ पे कुछ नया डेवलप कर रहे हो, तो वो हम उद्यमिता या फिर उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी कंपनी, प्रोडक्ट यानी कोई सामान, या सर्विस यानी कोई काम करने का तरीका। ठीक है, उसमें अगर आप चेंज कर रहे हो तो एक टीचर भी एंटरप्रेन्योर हो सकती है, एक साइंटिस्ट भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, और एक कंपनी का कोई हेड जो है, कोई भी जो है, जैसे कि आपका अमेज़ॉन हो गई, चाहे आपके जोमेटो हो गए, ये सब भी क्या है, एंटरप्रेन्योर हैं। अब जोमेटो का एग्जांपल है, वो क्या है, वो सर्विस चेंज कर रहे हैं, होम डिलीवरी उन्होंने फूड की स्टार्ट की, तो वो क्या हुआ, वो सर्विस में एंटरप्रेन्योरशिप हुआ। अब जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस वाली जो कंपनी है, उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स करे हैं, तो वो भी एंटरप्रेन्योर हैं। एक कोई टीचर हो गया, तो वो भी इसमें एंटरप्रेन्योर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाने का तरीका चेंज किया। तो आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आपको नाम आ सकते हैं कि जो हमारे कंट्री में जो सबसे फेमस जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके नाम आ सकते हैं। उसमें आपको ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन एंटरप्रेन्योर है या इनमें से कौन एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो ये आपके एग्जांपल्स दिए गए, नारायण मूर्ति, जे.आर.डी. टाटा, धीरू भाई अंबानी, ये इसमें से कुछ हैं। इन्होंने नए नए तरीके के आइडियाज़ लेकर आए और उन्होंने अपने उसको इम्प्लीमेंट किया। सो एंटरप्रेन्योर्स मेक थिंग्स हैपन, मे बी अ कॉन्सेप्ट, एक आइडिया हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक पॉलिसी हो सकता है, या एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। दे बिकम चैम्पियंस ऑफ देयर। तो एक इवन आईएएस ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने एक नई कोई पॉलिसी, नया कोई तरीका ढूंढा काम को करने का। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, किस तरीके का, ये क्वेश्चन आता है कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पहला होता है विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, हार्डवर्क करने का की इच्छा। नॉलेज एंड स्किल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान, नॉलेज होना, स्किल होना, वो काम करने के तरीका आना उसको। स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, जो है पैसे के साथ को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नहीं शुरू करोगे, आपके पास बजट लिमिटेड होगा बट आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, तो उस लिमिटेड बजट को कैसे सही तरीके से एलोकेट करना है, सही तरीके से यूज़ करना है, वो आपका एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। हैविंग द करेज टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, हर बार ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले, तो कई बार आपको खुद को डाउट होता है, तो इस हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ता है। जैसे कि आपने कोई कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया बट आप ऑलरेडी एक अच्छी सिक्योर्ड जॉब कर रहे हैं, तो वो रिस्क लेना कि आपने वो जॉब छोड़नी है या क्या आप कर पाओगे,
तो वो चीज़ जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क में आएगा कि वो डिसीजन लेना कि जॉब छोड़ना सही होगा उस काम को करने के लिए या अभी सही टाइम नहीं है। एबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल मैनी टास्क साइमल्टेनियसली। अब एक कोई भी हम नया काम करते हैं तो हम ज़्यादा लोग हम पे बिलीव नहीं करते हैं कि हम ज़्यादा लोग आपका आइडिया को वैसे पकड़ देंगे एनकरेज, पर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता ज़्यादा। तो इसीलिए कई कई बार बहुत सारे काम एक साथ हैंडल करने पड़ते हैं। मैंने जैसे कि मैनेजमेंट का काम भी खुद करना पड़ता है, फाइनेंस भी खुद देखने पड़ते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन भी आपको खुद करनी पड़ती है, जो है आपको जो लेके आना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आने हैं वो भी आपको खुद करने पड़ते हैं अरेंज। तो काफ़ी सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मल्टीटास्किंग होना भी ज़रूरी है। एबिलिटी टू लर्न एंड एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फॉर द टास्क। कई बार हमें कई चीज़ आती नहीं है, जैसे सिंपल कंप्यूटर नहीं आता किसी को, तो जो भी आपको काम करने के लिए चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। एबिलिटी टू डील विद टफ इश्यूज एंड फाइंड सोल्यूशन। कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, कई बार सोल्यूशन हमें नहीं मिलते, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना भी आना चाहिए। बीइंग रियलिस्टिक एंड नॉन एक्सपेक्टिंग ईजी सॉल्यूशंस, तो वही इसमें आ गया कि रियलिस्टिक रहना और सिंपल सॉल्यूशंस पे डिपेंडेंट ना रहना कि हर चीज़ का सॉल्यूशन इस आसानी से मिल जाएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। एबिलिटी टू कॉप विद सेटबैक्स। कई बार गलतियां भी होती हैं और कई बार आपको इतना नहीं जैसे आपने एक्सपेक्ट किया होता वो आउटकम मिलता, तो इसीलिए उन सब को लेकर उसको डील करने के लिए तैयार रहना। एबिलिटी टू डेवलप पार्टनरशिप एंड एबल नेटवर्किंग। लोगों के साथ कम्युनिकेशन सही रखना, लोगों के साथ मिलना और लोगों को और इंक्लूड करना अपने काम में। एबिलिटी टू नेगोशिएट, स्ट्रैटेजाइज एंड प्रायोरिटाइज। अच्छे तरीके से काम को स्ट्रैटेजाइज करना कि कैसे कैसे होगा स्टेप वाइज, और कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, और कौन सा नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है, तो वो नेगोशिएट करना हो गया। बीइंग फ्लेक्सिबल एंड एबल टू हैंडल क्राइसिस। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना और मुश्किल को हैंडल करना। हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर हमारा है। सबको समझ आ गया है पूरा जितना भी हमने कवर किया? ऑलमोस्ट वही बच्चे रोज़ अटेंड कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास भी की थी। यस मैम, आ गया। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर सिंपल सा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सुमिति सा मैम, ये बच्चे हैं ना सिर्फ वही जो डेली करते हैं ना, बस वही बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास हाँ जी। 27। हाँ, और कोई बच्चा जो बेटा जो भी ये क्लास हेड है बनाए हुए हैं मैम ने, को आप लोग ट्राई करो, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं क्लास अटेंड उनको बोलो, फोन करो, या आपको ही तो दी हुई ना जिम्मेदारी। मैम हेड ने खुद ही क्लास ज्वाइन नहीं की। 12th भी मैम यस करी है मैम, कैफिया, और 12th यस मैम। बेटा आप थोड़ा ट्राई करो, और अगर नहीं हो रहा है फिर हमें बताओ कि मैम ये बच्चे नहीं कर रहे हैं कोशिश। ठीक है, थोड़ा बेटा ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए। अगर आप ऐसे क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर दिक्कत पड़ जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, आज का आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जैसे कि डैश नियत परिणामों की गतिविधियों का एक समूह है, तो ये हम कर चुके हैं। क्या है इसका आंसर? मैम कार्य। हाँ, डैश इज सेट ऑफ एक्टिविटी विद एन इंटेंडेड सेट ऑफ आउटकम, दैट इज वर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डैश कार्य आंतरिक संतुष्टि अथवा उत्कृष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है, तो इसमें क्या आएगा? वर्क एज अ डैश डिराइव्स फ्रॉम एन इनर सेटिस्फैक्शन और हायर डायरेक्शन। कॉलिंग। वर्क एज अ कॉलिंग। वर्क फॉर कॉलिंग। हाँ, वर्क फॉर कॉलिंग। ठीक है, डैश असम में पाए जाने वाले कई शिल्पों में से एक है, कौन सा मिलता है असम में? बैम्बू क्राफ्ट। बैम्बू क्राफ्ट मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश राज्य के अधीन सभी किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है, कौन सा आर्टिकल था? 61। हाँ, ये वाली क्राफ्ट कौन सी है जो पिक्चर है? वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र की। हाँ, भारत में के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ ये व्यंजन लोकप्रिय है। पंजाब। पंजाब। क्या नाम है इसका डिश का? मक्के की रोटी सरसों का साग। मक्के की रोटी सरसों के साग। हाँ जी, अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताएंगे।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कस्तूरबा सर्व शिक्षा अभियान। मैम बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मैम ये है सर्व शिक्षा मैम सी वाला ऑप्शन सही है और ए तो बी में आना चाहिए ना, बेटी की हाँ, सुरक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका आएगा बेटी की सुरक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एसएससी के अंडर आए, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। ठीक है, फिर मानव और मशीन का सामंजस्य, सुकार्य की, नया और नवप्रवर्तक उत्पाद स्थापित करना, अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, अब आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, फल सब्जियां दालें और गेहूं कौन सी फसल है? थर्ड नकदी में क्रॉप्स ऑफ कैश इम्पोर्टेंट। हाँ, कैश इम्पोर्टेंस, सॉरी कैश, हाँ कैश इम्पोर्टेंस। टी कॉफी कार्डमम रबर ये कौन सी है? तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। आर्थिक महत्व वाली। शोला शिल्प, शोला शिल्प उड़ीसा। उड़ीसा। नारियल शिल्प केरल की है। हाँ जी, आज का आपका होमवर्क लिख लीजिए, ये आपने इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपने इन सब की फुल फॉर्म लिखनी है और इनको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, डैश आर एबिलिटी दैट एनेबल पीपल टू बिहेव इन हेल्दी वे पर्टिकुलरली इन सिचुएशन दैट चैलेंजेस, लाइफ स्किल्स। ठीक है, लाइफ स्किल्स। हाँ जी, तो जीवन कौशल वह क्षमताएं हैं जो लोगों को समुचित तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाती हैं, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण। जीवन कौशल। हाँ, जीवन कौशल। डैश अनुवांशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। लिंग से मैम। हाँ जी, इसमें आता है सेक्स आएगा हाँ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक एंटरप्रेन्योरशिप मोर इफेक्टिव? इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इनमें से किसके द्वारा उद्यमिता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है? आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी से बनाया जा सकता है? नो मैम। ए आएगा, नवप्रवर्तन और आविष्कार। नवप्रवर्तन आविष्कार। हाँ, इनमें से कौन सा उद्यमी के लिए अवरोधी नहीं है? उद्यमी के लिए अवरोधी नहीं है, यानी कि बैरियर नहीं है, बाकी सारे बैरियर है, यानी एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता इंसान, पर एक से बन सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, तो ये बैरियर नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा तो एक इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है, पर बाकी प्रेशर, डिस्ट्रैक्शन, इन सब से एंटरप्रेन्योर वो नहीं बन सकता। तो इसीलिए क्वेश्चन जैसे नोट वाले क्वेश्चन है ना, वो ध्यान से पढ़ने हैं आपने। कई बार हम नोट नहीं पढ़ते और फिर हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो 1 मार्क वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है सभी। समझ आया? ये आपके अच्छे खासे आपको समझ आता है कॉन्सेप्ट, पर आप क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते और गलत आंसर टिक करके आ जाते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति को नया उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं करता? ये ध्यान रखें, प्रेरणा प्रदान कौन नहीं करता? बी नहीं करता। Which of the following cannot provide an individual with the motivation to start a new business? मतलब बाकी ऑड वन आउट समझो क्वेश्चन को। मेक लाइवलीहुड, डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, वेस्टेज ऑफ टाइम। कौन सा ऑड वन आउट कौन सा है? डी होना चाहिए। डी होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। समय का जो वे करता है वो प्रेरणा नहीं देता काम करने की। समझाया? अब भारत के प्रमुख उद्यमी, मैंने आपको कहा ना कि एंटरप्रेन्योर्स के नाम आ जाते हैं, कौन कौन से हैं? दोनों है मैम, सी ए एंड डी। उद्यमी कौन कौन है? दोनों है, तो श्रीमान नारायण मूर्ति भी है और JRD टाटा भी हैं, तो यानी कि आंसर क्या होगा? सी, ए एंड
बी। ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने हैं। हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें लगता है हाँ ये तो है ही, चलो ए टिक करा, बाकी ऑप्शन ही नहीं पढ़े। तो कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट और नीचे वो दिया होता है कि बोथ। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ढंग से करना है। मार्क्स जो हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। आपका ये होमवर्क है, ये आप दो तो मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। 2 पिलर्स ऑफ अर्गोनॉमिक्स आप लिखेंगे आज, ठीक है। तो एक आपने फुल फॉर्म्स लिखनी है आज के होमवर्क में, और दूसरा आप अर्गोनॉमिक्स के पिलर्स कौन कौन से हैं वो लिखेंगे। समझ आया? मैम आप सेंड कर दोगे ना? सेंड मैं कर दूंगी, पर ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से ईयर में शुरू की गई? 2015। एक बार होमवर्क और बता दीजिए प्लीज। बेटा एक फुल फॉर्म्स करनी है और एक आपने अर्गोनॉमिक्स के पिलर लिखने हैं, ठीक है। स्तंभ, तो आपका सुकारिकी के स्तंभ जो है वो आपने लिखने हैं, कौन कौन से स्तंभ हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से ईयर में शुरू की गई? 2015, ठीक है। 2015। हाँ 2015। प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा के तहत कौन सी योजना आती है? मैम KGBV। KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। विद्यालय। हाँ अगला है, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाय एंड फॉर वुमेन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ Organized women empowerment. ऑर्गेनाइज्ड वुमेन के अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन। मैम अनऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड होगा क्योंकि ये जो है कोई हमारा पर्टिकुलर नहीं है, इसमें किसी भी सेक्टर से आ सकते हैं। तो ये आता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पास्ड इन 2009 डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन से राइट के अंडर आई है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। तो एक तो सर्व शिक्षा अभियान जहाँ आता है वो राइट टू एजुकेशन के साथ ही आ जाता है। समझ आया? तो आपसे पूछा जा सकता है सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ? 2009 में। राइट टू एजुकेशन कब हुआ? 2009 में। बालिका विद्यालय कब बना? 2009 में। तो ईयर आपको याद तीनों तरीके से आ सकता है, ठीक है। मैम ये सब नोटबुक में करने हैं ना? हाँ क्लास वर्क में करने हैं। ये वाले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास वर्क में, जो मैं बोल रही हूँ वो होमवर्क में। महिला कार्यकर्ताओं की समस्या का निपटारा करने के लिए डैश मंत्रालय में महिला प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। कौन से में इसमें मंत्रालय आएगा? एजुकेशन, सामाजिक कार्य, गृह, श्रम। मैम सी। सी आएगा? मैम लेबर। लेबर आएगा। क्या आएगा? ए लेबर। वुमेन सेल हैव क्रिएटेड अ मिनिस्ट्री ऑफ डैश टू लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन वर्कर। वर्कर आ गया ना तो लेबर आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, आज हम इतना करेंगे। आपको जो क्लास वर्क ये मैं भेजूंगी आपको, जो मैंने क्लास वर्क का बोला है वो आप क्लास वर्क में करेंगे सब नोट डाउन। जो पहले कर चुके हैं उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है आप प्रोजेक्ट आपको समझ आ गया, प्रोजेक्ट करना है आपने और ये करना है। तो इस वीक आपका चैप्टर 1 का काम है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए पूरा वीक बैठ के और अपना करिए। हम अब जब क्लास लेंगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अब जब भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो 2 टाइम हम क्वेश्चन करेंगे ताकि रिवीजन हो सके। तो नोटबुक लेकर बैठिए। हाँ जी मैम वो टॉपिक भेज के। हाँ मैं दोनों भेजूँगी, प्रोजेक्ट के भी और प्रैक्टिकल के भी। हाँ जी मैम